भारत में मॉनसून का आगमन हो चुका है। हम लोग इस वीडियो में मॉनसून का पूरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप क्या देखते हैं कि हर वर्ष एक जैसा वर्षा नहीं होता है या एक जैसा मॉनसून नहीं आता। कभी बारिश बहुत ज़्यादा होता है, किसी वर्ष बारिश कम होता है, कभी एवरेज होता है। इसका क्या वजह है? अगर मॉनसून जो भारत में मॉनसून का जब आगमन होता है, अगर उसका एक कोई फैक्टर रहता है, एक कोई कारक रहता है, तो एक जैसा वर्षा होता है हर वर्ष, है ना, हर साल एक जैसा बारिश होता है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि हर वर्ष अलग अलग तरीके का बारिश आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा कम एवरेज, है ना, हर तरह का बारिश आप देखते हैं। तो इसका मतलब मॉनसून का अलग अलग फैक्टर होता है ना, अनेक फैक्टर होता है, मतलब कोई एक फैक्टर नहीं होता है। तो मॉनसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उसको भी हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे। क्लियर? तो देखिए, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो मॉनसून का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ईजी लैंग्वेज में, एकदम आम भाषा में मैं समझाऊंगा। जितना टेक्निकल टर्म है उसको भी बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि एक बार मॉनसून का वीडियो देख लो तो मॉनसून का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाए कि अगले वर्ष जब बारिश मॉनसून का आगमन होने से पहले आप खुद अंदाजा लगा पाओ इस वर्ष मॉनसून कैसा आएगा, अगर आप उसके फैक्टर को जान गए तो सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए कि मॉनसून टर्म जो है, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है कि मॉनसून टर्म कौन से भाषा से निकला है। ये टर्म तो आप ध्यान रखना, ये एक अरेबिक भाषा से, है ना, याद रखना, मॉनसून शब्द जो है ये अरेबिक भाषा के मौसम से निकला है। तो ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना। कभी कभी ऑप्शन दे देगा संस्कृत भाषा से निकला है ना, हिंदी से निकला है, तो अरेबिक, ध्यान रखना अरेबिक, ठीक है। तो याद रखना अरेबिक भाषा मौसम से निकला है क्या, मॉनसून। क्लियर है? अब देखिए मॉनसून जो है, अगर हम लोग इंडियन मॉनसून का बात करें तो इंडियन मॉनसून जो है इसको दो पार्ट में देखा जाता है, इसको दो पार्ट में देखा जाता है। एक को हम लोग पढ़ते हैं, एक तो हम लोग देखते हैं, उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। तो इसको दो पार्ट में विभाजित किया गया है, एक साउथ वेस्ट मॉनसून और एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। आप बताइएगा, अभी जो भारत में बारिश हो रहा है, मॉनसून का आगमन हुआ, उस मॉनसून को क्या बोलेंगे? ये भी एग्जाम में पूछता है कि जो अभी देखिए गर्मी का समय है, और गर्मी का समय में जो बारिश हो रहा है, इस मॉनसून को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अभी जो मॉनसून आया है इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। और ठंडा के समय में भी देखना बारिश होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो याद रखिएगा, भारत में अधिकांश वर्षा जो पूरे भारत में बारिश करवाता है वो साउथ वेस्ट मॉनसून से ही होता है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से पूरे भारत में बारिश नहीं होता है, ये बहुत छोटा सा क्षेत्र में यहां पे बारिश होता है। तो तमिलनाडु, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से तमिलनाडु में बारिश होता है। तमिलनाडु में कहा कोरोमंडल तट, है ना, कोरोमंडल तट से ये टकराता है, वही पे बारिश होता है। तो आप ध्यान रखना, तमिलनाडु का सबसे ज्यादा बारिश, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वर्षा होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है, जबकि पूरे इंडिया में जो बारिश होता है वो साउथ वेस्ट मानसून से होता है। जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून से पूरे भारत में वर्षा नहीं होता। कहां पे होता? कोरोमंडल। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, कोरोमंडल, नॉर्थ ईस्ट मानसून से कहां पे बारिश होता है? कोरोमंडल। कहां? तमिलनाडु में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है साउथ वेस्ट मानसून। हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है? साउथ वेस्ट मानसून। और साउथ वेस्ट मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक होंगे उसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उसको पहले हम लोग समझते हैं। तो आप एक बार ध्यान रखना, अभी जो बारिश हो रहा है ना भारत में, वो कौन सा मानसून है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून। अब इसके फैक्टर्स को देखते, कारक देखते। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? एक तो हम लोग पहले समझेंगे थर्मल थ्योरी, या इसी को क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, या इसको हिंदी में बोलते हैं तापीय सिद्धांत, है ना। तो तापीय सिद्धांत हम लोग देखेंगे, मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून से जुड़ा हुआ। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जेट स्ट्रीम क्या होता है, और जेट स्ट्रीम का क्या रोल है इंडियन मॉनसून में, है ना, इसको हम लोग समझेंगे। इसके अलावा हम लोग समझेंगे ITCZ, है ना। ITCZ का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, है ना, इसको हम लोग समझेंगे। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस,
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं पछुआ विक्षोभ, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पछुआ विक्षोभ, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा, हम लोग देखेंगे एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लानीना, लानीना क्या होता है। तो आप समझना, देखिए कितना फैक्टर है, ये प्रमुख फैक्टर है, ये प्रमुख फैक्टर है। तो आप ध्यान रखना, ये मेन फैक्टर होता है इंडियन मॉनसून को, यही प्रभावित करता है। सारा खेल इसी पर टिका हुआ है कि बारिश बहुत अच्छा होगा या खराब होगा, एवरेज होगा, कैसा होगा, ये इस पर टिका हुआ। तो ये टर्मोलॉजी को अगर हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं और इसको इंडियन मॉनसून के साथ जोड़ लेते हैं, तो फिर आपको इंडियन मॉनसून बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप अंदाजा लगा पाओगे कि इस वर्ष बारिश अच्छा होगा कि खराब होगा, क्या होगा। क्योंकि आपको पता है कि आज भी भारत में जो कृषि होता है, तो हर जगह सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं है, या फिर आप कह सकते कि किसान के पास उतना पैसा नहीं है कि उसमें उतना खर्च करेगा। तो बहुत कृषि आज भी है ना, आज भी मॉनसून पर डिपेंड करता है, मॉनसून पर, है ना, कि अगर मॉनसून आएगा, अच्छा बारिश होगा, तभी हमारा फसल होगा, और मॉनसून नहीं आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, है ना, फिर वो बर्बाद हो जाएगा। क्लियर है ना। तो एक तरह से एग्रीकल्चर का मॉनसून को बोल दिया जाता है कि ये क्या है, जुआ है ना, लॉटरी है, जुआ है ना एक तरह से, क्योंकि ये आया तो फसल अच्छा होगा और नहीं आया तो फसल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ आज भी अच्छा खासा क्षेत्र जो है वो मानसून पर टिका है, इसलिए मानसून का लोग आगमन का हमेशा क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, ठीक है। तो देखिए, खैर अब ये सब फैक्टर को हम लोग समझेंगे एक एक करके। कुछ बेसिक बात मैं आपसे करूं, और बेसिक बात आप बेसिक नॉलेज रखिएगा। मैंने आपको शुरू में बोला कि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए मानसून समझने में। तो इजी लैंग्वेज में पहले बेसिक चीज़ को हम लोग समझेंगे, तब आपको एडवांस चीज़ समझ में आएगा। जैसे बेसिक चीज़, आपको पता है कि अभी भारत में गर्मी का समय चल रहा है ना, गर्म क्षेत्र है पूरा। ये क्यों होता है, एक बेसिक फैक्ट आप समझ लीजिए। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है ये सब चीज़, है ना। आप ज्योग्राफी का वीडियो अगर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर मेरा देखिएगा, तो आपको पता चले लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे बस बेसिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि सनलाइट जो है, सूरज जो है, ये मान लीजिए सनलाइट अभी जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में परपेंडिकुलर है या साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो लोग नहीं समझ रहे, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये गोल है, ये धरती है, इसको मान लेते हैं धरती, ये अर्थ है, ठीक है। और अर्थ के बीचों बीच एक हमने काल्पनिक रेखा खींच दिया, ठीक। इसको हमने कहा, इसका नाम दिया हमने इक्वेटर। इसको हमने क्या कहा, इक्वेटर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, है ना। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्लियर। तो ये जो अर्थ है, इसके बीचों बीच रेखा है, इसको हम लोग कर दिए क्या, 0 डिग्री। और फिर यहां से हम लोग काउंट करेंगे 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते 90 डिग्री पोल, है ना। यहाँ पे क्या है, ध्रुव है। वैसे ही 0 है, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। ये भी ध्रुव है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल है, और इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्लियर। अब देखिए, इक्वेटर के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, है ना। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इक्वेटर के नीचे वाला जो क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। अब जो कंट्री यहां पे है ना, जो कंट्री यहां पे है, तो हम कहेंगे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि हम लोग इंडियन मॉनसून पढ़ रहे हैं, तो इंडिया का अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि ये कहां पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। इंडिया का कोई भी भाग, कोई भी अंश साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। इसलिए भारत जो शुरू होता है लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से, जो भारत शुरू होता है वो कहां से होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो भारत जो है ये 0 डिग्री, मैंने क्या बोला, 8 डिग्री के आसपास यहां से भारत शुरू होता है। क्लियर है ना। यहां पे आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, यहां पे भी एक रेखा मैंने खींच दिया, और वो रेखा मैंने खींच दिया 23.5 डिग्री पे, और यहां पे भी मैंने रेखा खींच दिया 23.5 डिग्री पे। क्लियर है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो 23.5 डिग्री का लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक। नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर में जो 23.5 डिग्री पे रेखा खींचा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मकर रेखा, ठीक। अब देखिए, ये ट्रॉपिक लाइन मैंने क्यों खींचा, क्यों मैंने बता रहा हूं, क्योंकि सनलाइट जो है
चूंकि आपको पता है कि अर्थ जो है ना, अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते कभी मान लीजिए ये सूरज है, कभी अर्थ यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी इधर रहता है। तो आप समझना, तो अर्थ का जो पोजीशन चेंज होते रहता है, उस हिसाब से सनलाइट का डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। क्लियर? सूरज तो वहीं पे स्थिर है, लेकिन है ना, लेकिन सूरज थोड़ी अर्थ का चक्कर लगा रहा है ना, लेकिन अर्थ घूमता है, इसलिए हम लोग बोलते थे सूरज उग रहा, सूरज डूब रहा है ना। सूरज तो उगता नहीं, डूबता है, वहीं पे रहता है ना। अर्थ घूम घूम के सूरज के पास आता तो हम बोलते थे सूरज ही उगा, है ना। तो खैर आप यहां समझना, जब सनलाइट जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, यहां से मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ शिफ्ट होगा, है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी आ जाएगा, यहां का क्षेत्र पूरा गर्म हो जाएगा। जबकि जब सूरज का लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहां पे परपेंडिकुलर है, यहां पे लंबवत है, तो दक्षिण में साउदर्न हेमिस्फेयर में उस समय क्या होगा, ठंडा का मौसम रहेगा। सीजन चेंज कैसे होता है, सीजन चेंज कैसे होता है, अर्थ का रोटेशन के कारण कि रिवॉल्यूशन के कारण, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना। अर्थ का रोटेशन, तो अर्थ जब रोटेट करता है उससे सीजन चेंज नहीं होता, उससे दिन और रात होता है। सीजन चेंज कैसे होता है, तो अर्थ का रिवॉल्यूशन के कारण, है ना, मतलब परिक्रमण के कारण, है ना। तो अर्थ जो है वो घूर्णन जो करती है अपने ही एक्सिस पर, तो उसको क्या होता है, दिन और रात चेंज होता है। और जब अर्थ चारों ओर सूरज का चक्कर लगाता है, उससे मौसम में क्या होता है, चेंजिंग आता है, कभी गर्मी आता है, कभी ठंडा आता है। ये कैसे हम लोग को पता चलता है, ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने से होता है। ठीक है, तो आप देखना, जब अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस जगह पे सूरज का रोशनी आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्षेत्र क्या है, गर्म है, और इसके तुलना में ये क्षेत्र क्या होगा, ठंडा होगा। जब सनलाइट साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये आप बात कर रहे हैं नवंबर दिसंबर जनवरी का, है ना, तो नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास ये वाला जो क्षेत्र है, जो दक्षिणी गोलार्ध में जहां पे जो कंट्री होगा, वो क्षेत्र क्या होगा, वो गर्म प्रदेश हो जाएगा। जबकि इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्री होगा, वहां पे क्या आ जाएगा, ठंडा। इसलिए हम लोग का क्षेत्र में देखिए आप, नवंबर दिसंबर जनवरी, इसमें कैसा रहता है, ठंडा का मौसम। जबकि जून जुलाई अगस्त ये सब क्या रहता है, गर्म का समय रहता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन खींचने का मतलब, ट्रॉपिक का मतलब यहां पे होता मुड़ना। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, मुड़ना। मतलब सूरज का रोशनी जो है कि यहां से मुड़ जाता है। मैं आपको अलग पेन से दिखाता हूं, देखो, सूरज का रोशनी जो है ये यहां से मुड़ जाता है, और यहां से कहां तक जाता है, साउथ के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहां से फिर ये रोशनी मुड़ के फिर कहां तक जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब सालों भर सूरज का रोशनी जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही घूमते रहता है, इसी के बीच में घूमते रहता है। क्लियर? ना ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाता है, और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कैप्रिकॉर्न के नीचे आता है। तो आप एक बात ध्यान रखना, सनलाइट डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं होता है, रोशनी तो जाता ही है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास लास्ट यहीं पे परपेंडिकुलर होता है सूरज का। परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं हुआ कि रोशनी नहीं जाएगा, रोशनी जाएगा, तिरछा रोशनी पड़ेगा। जैसे परपेंडिकुलर मतलब हो गया, मान लीजिए कि मैंने टॉर्च यहां पे चलाया और टॉर्च का रोशनी इस जगह पे पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि टॉर्च यहां पे इसका लाइट परपेंडिकुलर हो रहा है, लेकिन कुछ रोशनी इधर भी जाएगा और कुछ रोशनी इधर भी जाएगा। तो रोशनी आता है लेकिन डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं होता। ये क्लियर है? तो सालों भर क्या होता है, इसी में घूमते रहता है। क्लियर है? अब देखिए इसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो मैंने, आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा, या चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं थोड़ा बहुत। देखिए, मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में सूरज जो है वो परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर पे। कब कब मैंने बोला, मार्च के महीने में और सितंबर के महीने में सूरज परपेंडिकुलर कहां पे होता है, इक्वेटर पे। इक्वेटर में मार्च और सितंबर में, ठीक। मार्च के बाद सनलाइट जो है ये इक्वेटर के ऊपर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होता है। इसलिए देखिएगा मार्च के बाद भारत में गर्मी आना शुरू हो जाता है। क्लियर है? जबकि सितंबर के बाद सनलाइट जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होता है। इसलिए देखिए सितंबर के बाद धीरे धीरे भारत में क्या आने लगता है, ठंडा आने लगता है ना। शीतकाल आ जाता है सितंबर के बाद धीरे धीरे, है ना। तो वैसे समझना, और ग्रीष्मकाल आ जाता है कब, मार्च के बाद। क्लियर? क्यों हो रहा, समझ पा रहे हैं? क्योंकि सूरज का रोशनी, है ना, सारा खेल किस पे, सूरज, है ना, ताप पर डिपेंड करता है। अब देखिए जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर रहता है सनलाइट। जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर होता है, और दिसंबर के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर रहता है। यहां तक क्लियर है? मैंने बस एक मंथ बता दिया। डिटेल वीडियो देखिएगा तो आप देख लीजिएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने बताया है, उसमें पूरे डिटेल में बताया कब कब तारीख में। यहाँ पे उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे आप बेसिक चीज बस इतना समझ लीजिए, जो अगर ये क्लास नहीं भी किए हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, उसको कर लीजिएगा, और जो किए उनको समझ में आता होगा ये चीज, और जो नहीं भी किए तो भी मैं आपको बेसिक चीज बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और मॉनसून से आप इसको क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। मैंने आपको क्या बताया,
कि दिसंबर से सितंबर, सितंबर से दिसंबर के बीच सनलाइट इस बीच में रहता है, और मार्च से लेकर के जून के बीच सनलाइट इस क्षेत्र में रहता है। तो आप देखना कि ये जो क्षेत्र है ये गर्म कब होता होगा? मार्च के बाद। क्लियर? ये गर्म कब होता होगा? मार्च के बाद। तो यहाँ का वायु जो है ये गर्म कब होता होगा? मार्च के बाद, है ना। क्योंकि आप ऐसे आप देख सकते हैं 0 डिग्री है, एक महीना में लगभग 8 डिग्री शिफ्ट होता है सनलाइट। लगभग मैं बोल रहा हूं एक महीने में लगभग 8 डिग्री सनलाइट शिफ्ट होता है। इसका मतलब 0 डिग्री पे मार्च के महीने में है तो 8 डिग्री में अप्रैल के महीने में हो जाएगा। ठीक, 8 के बाद और 8 जोड़ लीजिए 16 डिग्री, 16 डिग्री मई के महीने में, और 23.5 24 डिग्री ही मान के चलिए आप, 24 डिग्री का जून में। तो आप क्या देख रहे हैं? मार्च 0 डिग्री, अप्रैल 8 डिग्री पे, अप्रैल के महीने में 8 डिग्री के आसपास सूरज का रोशनी है। इसे देखिए 8 डिग्री से भारत शुरू हो जाते हैं, इसलिए देखिए अप्रैल आते तो और गर्मी होना क्या होगा? शुरू हो जाएगा। मई के महीने में 16 डिग्री, एकदम भारत के बीचों बीच लगभग क्या होता है? रोशनी पड़ना शुरू हो जाता है। मई का महीना जो होता है वो भारत के बीचों बीच देखिए रोशनी पड़ना शुरू हो जाता है, पूरा डायरेक्ट परपेंडिकुलर। तो मई का महीना क्या हो जाता है? बहुत गर्म हो जाता है। हाँ, फिर जून का महीना जो हो जाता है वो क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। आपको पता है जून, है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर होता है उस दिन क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है भारत में, इस क्षेत्र में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के क्षेत्र में। जून के बाद जुलाई में क्या अब ये 24 डिग्री 23.5 डिग्री के ऊपर जाएगा? नहीं, यही से मैंने क्या बोला? मुड़ जाएगा। इसका मतलब जुलाई का महीना में फिर से ये 16 डिग्री पे पहुंच जाता है, और अगस्त के महीने में लगभग फिर से ये 8 डिग्री। तो अभी जैसे अगस्त चल रहा है तो अगस्त के महीने में 8 डिग्री इस जगह पे क्या होगा? सूरज की रोशनी होगा, और फिर 0 डिग्री पे सितंबर में पहुंच जाता है। ठीक है ना। फिर 0 डिग्री से 8 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में अक्टूबर, यहां से मैं कर दूं 8 डिग्री अक्टूबर, 16 डिग्री नवंबर, और देखिए फिर से दिसंबर। ठीक, फिर से यहां से 16 डिग्री जनवरी, 8 डिग्री फरवरी, और 0 डिग्री मार्च। देखिए मैंने सालों, है ना, जनवरी से दिसंबर आपको घुमा दिया। देखा, समझ में आया? मार्च से अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर यहाँ जनवरी फरवरी। क्लियर है? इसको मैंने डिटेल में बढ़ाया है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में इसमें जा नहीं रहा हूं। क्लियर है? आपको ये पता चल गया कि अब किस किस महीना में सूरज का रोशनी कहाँ रहता है। अब मैं आपसे कोई पूछते नवंबर में कहाँ रहेगा, तो आप समझ जाना कि नवंबर में साउदर्न हेमिस्फीयर के लगभग 16 डिग्री के आसपास सूरज का रोशनी होगा। क्लियर? आपसे पूछा जाए कि मई के महीने में कहाँ रहेगा, तो आप अंदाज लगा लेना। अच्छा, मई के महीने मतलब 16 डिग्री आसपास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्दर्न में। मई का महीना जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस जगह पे जो कंट्री होगा वो गर्म होगा, और इस जगह पे जो कंट्री मई महीना में होगा वो ठंडा होगा। वैसे ही जैसे नवंबर दिसंबर में इस जगह पे जो कंट्री रहता है वो क्या रहता है? गर्म रहता है, और इस जगह पे जो कंट्री रहता है वो ठंडा रहता है। क्लियर है? अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आपको थर्मल थ्योरी समझना है यहाँ पे। क्लियर है? हम लोग मानसून पढ़ रहे हैं, तो साउथ वेस्ट मानसून में मैंने आपको पहला फैक्टर क्या बताया? थर्मल थ्योरी, है ना। तापीय सिद्धांत क्या होता है? तापीय सिद्धांत ये होता है कि जब सूरज की रोशनी इस जगह पर पड़ेगा तो जो गर्म क्षेत्र होगा वहां का जो वायु होगा उसको भी वो क्या कर देगा? गर्म कर देगा। सूरज के ताप की वजह से वो गर्म हो जाएगा। तो जहां पे एयर का टेम्परेचर, है ना, गर्म हो जाता है, उस जगह पे एयर प्रेशर को हम लोग कहते हैं लो प्रेशर। ठीक, और जहां पे सूरज का तापमान कम पड़ेगा वो क्षेत्र, वहां का हवा क्या होगा? ठंडा होगा। वहां का प्रेशर जो बनेगा वो होगा हाई प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, इसी का पूरा गेम है। यहां तक क्लियर है? अब चूंकि आपको पता है कि भारत जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और यहां पे आप एक बात ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है, तो इस जगह पे मार्च के बाद से यहां पे भारत में क्या होगा? गर्मी आना शुरू होगा, और यही से मार्च से ही एक तरह से मॉनसून का आगमन का, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आगमन का तैयारी हो जाता है। यहां से कैसे होता है? अब इस चीज को हम लोग को क्या करना है? समझना है अच्छे से। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ये आपको हेल्प करेगा भी जब मैं आपको बताऊंगा पूरा सिद्धांत को। देखिए अब मैं एक ऐसे रफ मैप मैं बनाता हूँ, है ना। मान लीजिए ये आपका इंडिया है, ठीक, और ये आपका 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्लियर है? ये आपका हो गया इक्वेटर, है ना, 0 डिग्री। ठीक है, क्लियर? 0 डिग्री इक्वेटर, है ना। अब एक चीज समझना, यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, अब मान लीजिए हम लोग बात करें अप्रैल मई का, है ना, मार्च के बाद का बात करें। मार्च के बाद सनलाइट क्या होगा? शिफ्ट किधर होगा? इधर, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ। अब जब सूरज की रोशनी इस क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये जो क्षेत्र है ये गर्म होना शुरू होगा। इसका लैंड जो है, इसका जो स्थल है वो क्या होगा? गर्म होगा। यहाँ पे हिमालय है, और खास करके रोल जो आता है तिब्बत का। मान लीजिए ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार आपने सुना है ना।
ये क्षेत्र में जब सूरज का रोशनी पड़ता है तो तिब्बत का पठार, ये सब जो क्षेत्र है ये बन जाता है लो प्रेशर, ये बन जाता है लो प्रेशर। मतलब यहाँ का एयर टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे आपको पता है अरेबियन सी है ना, अरब सागर है, और यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर। यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर। तो आप एक बार ध्यान रखना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। भारत जो है ये तीनों तरफ से क्या है, भारत जो है ये तीनों तरफ से पानी से क्या है, घिरा, समुद्र से क्या है, घिरा। अब देखना, और यही समुद्र है ना, यही मानसून का आगमन करवाता है। कैसे? आपको पता है सूरज का रोशनी स्थल में भी पड़ रहा है और सूरज का रोशनी समुद्र में भी पड़ रहा है। कौन पहले गर्म होगा? पहले गर्म कौन होता है? पहले पानी गर्म होगा कि पहले भूमि स्थल गर्म होगा? तो पहले गर्म होगा पत्थर या स्थल। जैसे मान लो आप छत पे एक बाल्टी पानी रख दो, है ना, और कुछ बालू को रख दो वहाँ पे, है ना, तो पहले कौन गर्म होगा? बालू गर्म होगा कि पानी गर्म होगा? या बालू को हटा दो, स्थल का ही बात करें, जमीन, है ना, पहले जमीन गर्म होगा कि पहले ये पानी गर्म होगा? पहले क्या होगा, जमीन, है ना। तो स्थल जो होगा वो पहले गर्म होगा, क्योंकि स्थल जो होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। पानी लेट से गर्म होता है, लेट से ठंडा होता है, तो क्योंकि वो डीप रहता है तो धीरे धीरे गर्म होगा। तो आप समझना, सूरज का रोशनी ओशियन में भी पड़ रहा है, इंडियन ओशियन में भी पड़ रहा है, अरेबियन सी में भी पड़ रहा है, बे ऑफ बंगाल में भी पड़ रहा है, लेकिन इसके तुलना में ये क्या है, गर्म है। इसके तुलना में ये स्थल भाग जो ये क्या है, गर्म है। तो इस क्षेत्र में बनेगा हाई प्रेशर। ये जो अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ है, ये जो क्षेत्र है इंडियन ओशियन, ये सब क्षेत्र में क्या बनेगा, हाई प्रेशर। क्लियर? और स्थल भाग जो होता है इसमें क्या बनता है, लो प्रेशर। क्लियर? अब जो है विंड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है, आपको पता है, विंड जो है ना, जब हवा बहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पवन कहते हैं, है ना। जब हवा बहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। विंड का डायरेक्शन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता होगा तभी आपको मानसून समझ में आएगा। तो विंड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है हाई प्रेशर से लेकर के क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मतलब विंड जो है ये ऐसे बहना शुरू हो जाएगी। विंड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला, है ना। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला, है ना, ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पे विंड का डायरेक्शन चल रहा है। मतलब जब ये समुद्र से स्थल की तरफ जाएगी तो ये जो पवन है, ये जो मॉनसून विंड है, ये अपने साथ क्या ले जाएगी, पानी का अंश भी तो ले जाएगी। और यही पानी का अंश तो बारिश करवाता है, यही पानी का अंश तो बारिश करवाता है। अब बारिश करने के लिए मॉनसून विंड को रोकने के लिए क्या चाहिए, तो मॉनसून को विंड को रोकने के लिए कुछ अवरोधक चाहिए, कुछ यहाँ पे अगर वो उसको ब्रेक नहीं देंगे तो बारिश नहीं कर पाएगा। अगर भारत में ब्रेक नहीं लेगा ये मॉनसून विंड तो यहां से भारत से फिर निकल जाएगा बाहर। तो इसको रोकने के लिए क्या है भारत में, पर्वत पठार, है ना। तो माउंटेन जो है, प्लेटू जो है, ये सब का रोल होता है मॉनसून विंड को भारत में रोकने के लिए। अब देखिए क्या है, बहुत सारा आपको पता है, यहाँ हिमालय है, तिब्बत का पठार है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, ये वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है, फिर आपका विंध्यन है, सतपुड़ा है, अरावली है, फिर आपका पूरा मेघालय इलाका जो है वहाँ पे, है ना, पहाड़ पठार, वहाँ पूरा क्षेत्र, है ना, गारो, खासी, जयंतिया, पूरा क्षेत्र क्या है, फैला हुआ। तो भारत जो है वो पर्वतों और पठार से क्या है, घिरा है, बहुत सारा पठार, बहुत सारा पर्वत। और यही पर्वत पठार जो है ये मॉनसून विंड को रोकता है और वो ब्रेक करता है। और तो ये क्या होता है, जैसे विंड का आगमन हुआ और यहाँ पे पठार है, ये पर्वत है, इस पर्वत से क्या होगा, वो टकराएगा, बादल का निर्माण होगा, वहीं पे झमझम झमझम क्या होगा, बारिश होना शुरू हो जाएगा। तो बारिश जो होता है वो ऐसे ही होता है, उसको अवरोधक चाहिए, मतलब अवरोध कोई रोकने के लिए चाहिए वह। और अवरोधक का काम कौन करता है, पर्वत करता है, और वो उसको ब्रेक कर देता है, वहीं पे क्या होता है, बारिश होता है। क्लियर? इसे देखिएगा यहाँ पे वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है, ये वाला जो है, यहाँ पे बहुत बारिश होता है, लगभग 250 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो जाता है, मतलब हैवी रेनफॉल होता है। लेकिन यही वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न क्षेत्र है ये छाया प्रदेश होता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है ना, कभी कभी 75 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, मतलब उससे ज़्यादा बारिश नहीं होता, बहुत कम बारिश होता है, क्योंकि यहाँ पे ये अवरोध यहीं पे सारा बारिश करवा दे रहा है, इधर बारिश नहीं हो पाता। क्लियर है ना? तो आप एक बार देखना मॉनसून जो है, मॉनसून जो आगमन होता है इसको बोलते हैं तापीय सिद्धांत, ताप के कारण, है ना। यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया, ये लो प्रेशर बनता है, ये हाई प्रेशर बनता है, और ये फिर बारिश होता है। अब एक बात समझना, अगर यही कारक होता मॉनसून का तो हर वर्ष तो ये चीज हो रहा है,
ऐसा तो नहीं कि सूरज बोला कि नहीं इस वर्ष हम शिफ्ट नहीं करेंगे, इस बार हमको साउदर्न हेमिस्फीयर में रहने दो। सूरज तो ऐसा नहीं बोल रहा। सूरज तो हर वर्ष शिफ्ट कर रहा है मार्च के बाद। हर वर्ष मई जून में ये क्षेत्र गर्मा रहा है और हर वर्ष यहां लो प्रेशर बन रहा है या हाई प्रेशर बन रहा है। तो फिर बारिश हर वर्ष क्यों नहीं हो रहा? एक जैसा बारिश क्यों नहीं हो रहा? अलग अलग तरीके का बारिश क्यों होता है? कभी ज्यादा, कभी कम, कभी एवरेज, क्यों? क्या वजह है? इसका मतलब मॉनसून, जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉनसून का कोई एक फैक्टर नहीं। अगर यही फैक्टर होता तो सिर्फ इस तरह हर वर्ष इतना ही बारिश होता, बिल्कुल आराम से बारिश हो जाता। लेकिन मॉनसून को प्रभावित करने वाले अनेक फैक्टर हैं, वही फैक्टर तो हम लोग पढ़े। तो ये थर्मल थ्योरी, ये हो गया थर्मल थ्योरी, आपको समझ में आ गया। लो प्रेशर हाई प्रेशर, बस इतना दिमाग में रखना। विंड जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहेगी और समुद्र से विंड स्थल की तरफ आ रही है और ये हवा में अपने साथ क्या है, ये जो पवन है अपने साथ पानी का अंश लेके आ रही है और वो पानी का अंश आके पर्वत से, पठार से टकराती है और वहां पे बारिश है ना, वहां पे आपको बारिश का आप मजा लेते हैं, है ना। किसान हमारे खुश हो जाते हैं ना, बहुत, है ना। तो इसलिए अब देखते हैं कि कभी कभी क्या देखते हैं आप कि बारिश बहुत कम होता है ना। इसका क्या वजह? सूरज तो आगमन हो रहा है, फिर क्या वजह? देखिए, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, वो होता है, वो है आपका जेट स्ट्रीम। वो है आपका जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम में भी हम लोग को मॉनसून को जो प्रभावित करने वाला जेट स्ट्रीम है, वो कौन सा जेट स्ट्रीम का भी बहुत सारा पार्ट होता है ना, बहुत सारा इसका टाइप्स है ना। तो कौन सा टाइप्स हमारे मॉनसून के लिए बेहतर होता है, ये हम लोग को समझना है। देखिए क्या होता है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए, एक होता है वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, है ना। वेस्टर्न जेट स्ट्रीम जो होता है वो ठंडा होता है। जेट स्ट्रीम जो है ना, जेट स्ट्रीम को ढूंढा ही गया था जेट से, मतलब हवाई जहाज से, है ना। इसलिए इसका नाम जेट स्ट्रीम रख दिया। जेट है ना, जेट इंजन है ना, हवाई जहाज में लगता है, इसलिए इसका नाम हो गया जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम एक विंड है। जेट स्ट्रीम क्या है, आप ध्यान रखना, जेट स्ट्रीम क्या है? एक विंड है, ये पवन है, ठीक है। अब समझना, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम जो होता है, ठंडा का समय में भारत में वेस्टर्न जेट स्ट्रीम बहता है और वो क्षेत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, वो क्षेत्र को क्या कर देता है? ठंडा बना देता है। क्लियर है? आप एक बात बताना, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम अगर भारत में रुका हुआ रहेगा तो ये लो प्रेशर जो जोन है इसको लो प्रेशर बनने नहीं देगा, ये हाई प्रेशर बना देगा। और जब हाई प्रेशर बना देगा तो ये जो पवन इधर की ओर आकर्षित हो रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इधर आएगी नहीं, ये कहीं और चल जाएगी, है ना। तो आपको एक बात समझना है, भारत में जेट स्ट्रीम का क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पे समझना। हम लोग मॉनसून का जेट स्ट्रीम, पूरा जेट स्ट्रीम मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बस मॉनसून से जुड़ा हुआ जेट स्ट्रीम बता रहा हूं। देखिए, मॉनसून को जो प्रभावित करने वाला जेट स्ट्रीम है, इसका नाम आप ध्यान रखें, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, यहां मैं लिख देता हूं जेट स्ट्रीम। इसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत में मॉनसून के समय ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अगर एक्टिव है, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम अगर एक्टिव है, तो क्या भारत में ये मॉनसून का अच्छा संकेत है या खराब संकेत है? तो ये मॉनसून का अच्छा संकेत होता है। कैसे? देखिए, होता क्या है, ये जो लो प्रेशर है, आपको पता है कि सनलाइट जब मार्च के बाद से शिफ्ट होने लगता है, अप्रैल मई आते आते ये क्षेत्र को लो प्रेशर बना देता है, जिससे क्या होता है, ये तिब्बत का पठार जो है ये लो प्रेशर में लो प्रेशर पूरा वहां पे क्या हो जाता है, पूरा गर्म प्रदेश बन जाता है, गर्म क्षेत्र हो जाता है वो। तो तिब्बत, ये प्रदेश, ये क्षेत्र क्या हो गया, पूरा गर्म हो गया है। इसके साथ साथ तिब्बत का पठार भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, तिब्बत का पठार से आपको पता है कि जब वायु गर्म होता है तो वो हल्का होता है, और वायु जब गर्म होता है, हल्का होता है, हल्का होकर क्या होता है, ऊपर उठता है। आप एक चीज, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, जब वायु गर्म होता है वो हल्का होता है, हल्का होगा तो वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। और जब वायु ठंडा होता है तो वो क्या होता है, नीचे बैठता है। वो क्या होता है, नीचे बैठता है। तो आप एक बात ध्यान रखना, मान लेते हैं यहां पे मैं एग्जांपल समझाता हूं, जैसे ये तिब्बत का पठार है, ये तिब्बतियन प्लेटू है, ठीक है, तिब्बत का पठार। यहां का वायु क्या हो गया, यहां के आसपास का क्षेत्र क्या हो गया, गर्म हो गया। ये तिब्बत का पठार गर्म हो गया तो यहां पे लो प्रेशर बन जाएगा, यहां का वायु जो है लो प्रेशर बनेगा। अब यही वायु धीरे 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 क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर की ओर उठेगा। और आपका अगर ये कॉन्सेप्ट पता है कि अर्थ का जो है, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर वायुमंडल जो है, उसको बहुत सारा लेयर में हम लोग बांटे। उसी में जो पहला लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक। और क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर,
ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो सीमा अलग करता है उस सीमा को बोलते हैं क्षोभ सीमा। क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोपाउस। उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोपाउस। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। और ट्रोपोपाउस जो होता है वो बहुत ठंडा क्षेत्र होता है, बहुत ज्यादा ठंडा, माइनस में टेम्परेचर रहता है, बहुत ठंडा क्षेत्र होता है। तो आप एक बात ध्यान रखना, ट्रोपोपाउस जो है, जैसे जैसे तिब्बत का पठार का क्षेत्र का जो पवन है ना, वायु है, जो ये हवा जैसे जैसे ऊपर उठेगा तो ये ट्रोपोपाउस तक पहुंचता है। और आपको पता है कि ट्रोपोपाउस तक पहुंच के विंड जो है वो दो डायरेक्शन में बढ़ जाता है, एक नॉर्थ की तरफ, एक साउथ की तरफ। मतलब यहां से विंड एक साउथ की तरफ और एक विंड नॉर्थ की तरफ मतलब बढ़ जाएगा, दो पार्ट में बढ़ जाता है। क्लियर? अब देखना, यही जो साउथ की तरफ जो विंड आती है, नॉर्थ की तरफ जो विंड चल जाती है, या जो हवा नॉर्थ की तरफ चला जाता है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो नॉर्थ पोल की तरफ चला जाता है। और जो साउथ, मतलब दो पार्ट में क्यों बढ़ रहा कहा जा रहा है? एक नॉर्थ पोल पे है ना, जो अर्थ है, मैं यहां पे बता देता हूं, जैसे ये अर्थ है, यहां पे एक, यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, तो एक हवा नॉर्थ पोल की तरफ और एक हवा साउथ पोल की तरफ। तो साउथ पोल की तरफ जो हवा है ना, वहां से ट्रोपोपाउस से आता है। इसको हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी का नाम है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि ये जो ठंडा हवा है, ये जैसे जैसे फिर नीचे आएगा तो इस क्षेत्र के, तिब्बत क्षेत्र के गर्म होने के कारण, तिब्बत पठार के गर्म होने के कारण वो भी वायु क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और वो भारत में इस प्रकार से जेट स्ट्रीम बहता है, इस प्रकार से, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके भारत में वो बहता है ना, ऐसे करके। क्लियर है जी? ऐसे कर, ये डायरेक्शन होता है। तो भारत के ऊपर से ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये बहने लगता है, और ये इस क्षेत्र को और लो प्रेशर को और स्ट्रांग बना देता है। मतलब ये क्या हो जाता है, ये जो लो प्रेशर है आपका, ये जो लो प्रेशर है ये और स्ट्रांग लो प्रेशर होगा। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रांग लो प्रेशर होता है, जो स्ट्रांग लो प्रेशर जहां पे होगा, वो जितना स्ट्रांग लो प्रेशर भारत में बनेगा उतना हमारे मॉनसून के लिए वो क्या होगा? अच्छा माना जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, यही क्या है, ये जो मैंने बताया आपको, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये आपका है जेट स्ट्रीम का। जेट स्ट्रीम यहां से बहती है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम यहां से बहती है। अब ये जेट स्ट्रीम जो है यहां से बहते बहते वो अरेबियन सी के पास पहुंचती है। तो कुछ जेट स्ट्रीम तो इधर निकल जाती है, लेकिन कुछ अरेबियन सी पहुंचते बसते कुछ जेट स्ट्रीम ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अरेबियन सी में बैठने लगता है। और अरेबियन सी में कुछ जेट स्ट्रीम जब बैठता है तो ये जो हाई प्रेशर जोन बना है इसको और ज्यादा स्ट्रांग हाई प्रेशर बना देता है। तो जितना स्ट्रांग हाई प्रेशर होगा, जितना स्ट्रांग लो प्रेशर होगा, उतना ही तेजी से क्या होगा? मॉनसून विंड का एंट्री होगा भारत में, और उतना ही अच्छा बारिश करवाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये हमारे इंडियन मॉनसून के लिए, अगर ये बह रहा है भारत में, तो ये इंडियन मॉनसून के लिए अच्छा है या खराब है, तो आप बता देना, ये इंडियन मॉनसून के लिए क्या होता है? बहुत अच्छा माना जाता है। क्लियर? और जो ठंडा का समय में जो वेस्ट का जेट स्ट्रीम, जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है, वो जो बहता है वो तो चला जाता नॉर्थ में, है ना, वो तो नॉर्थ में, यहाँ ये क्षेत्र गर्म होते हो तो वो नॉर्थ में चला जाता। हाँ, अगर वो एक्टिव है, अगर ठंडा जेट स्ट्रीम एक्टिव है तो इसको लो प्रेशर बनने नहीं देगा उतना स्ट्रांग। और जब लो प्रेशर नहीं बनेगा तो बारिश क्या होगा? बहुत कम होगा। ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, होगा, बहुत कम होगा, है ना। स्ट्रांग बारिश यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, स्ट्रांग मॉनसून आप उसको नहीं कह सकते। क्लियर है? तो जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आप समझते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, तो जेट स्ट्रीम आप समझ गए, है ना। अब इसको प्रभावित करने वाले और कौन कौन से कारक है ना। तो मैं लिख देता हूँ। एक तो पहले हम लोग समझ गए, क्या, यहां मैं लिख देता हूं, होप दिखता होगा आपको, जेट स्ट्रीम, है ना। अब देखिए, अब दूसरा कारक जो है वो है आईटीसीजेड, है ना। आईटीसीजेड क्या होता है? ठीक है, आईटीसीजेड मैं फिर थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। एक फैक्टर मैंने बताया, कौन सा? जेट स्ट्रीम। एक क्या है? आईटीसीजेड। अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया आईटीसीजेड का, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आईटीसीजेड क्या होता है? इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो अर्थ होता है, आईटीसीजेड भी एक तरह का ये विंड ही है ना, ये गर्म है ना, गर्म पवन है होता है आईटीसीजेड। देखिए क्या होता है,
विंड जब आप पढ़िएगा तो परमानेंट विंड के बारे में पढ़िएगा, शायद मैंने पढ़ाया भी, परमानेंट विंड पढ़ाया, आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो होगा, है ना। परमानेंट विंड में मैंने ट्रेड विंड के बारे में बताया, व्यापारिक पवन। और ट्रेड विंड जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऐसे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऐसे और साउदर्न हेमिस्फेयर में ऐसे, ठीक। ये विंड का डायरेक्शन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये आपका नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, और साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, इधर आपका साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, है ना। अब देखिए क्या होता है, ट्रेड विंड जो होता है, ट्रेड विंड जो होता है ये बहुत गर्म विंड होता है, मतलब गर्म पवन है, बहुत गर्म पवन है, क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास ये विंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये हॉट विंड और इधर से भी जो ट्रेड विंड आ रहा है वो भी हॉट विंड, क्लियर। अब दोनों विंड जो है, दोनों विंड, ये हॉट हॉट स्क्वायर बन गया, मतलब हॉट हॉट दोनों हॉट मिल गया तो क्या बन गया, हॉट स्क्वायर, है ना। तो आप समझना दोनों यहां पे क्या हो जाता है, जब यहां पे इस क्षेत्र में जब आके ये दोनों विंड मिलता है तो होता क्या है, जैसे साउदर्न हेमिस्फीयर का जो ये है ट्रेड विंड जो है, ये जब इस इक्वेटर के आसपास पहुंचता है तो आपको पता है कि मार्च के बाद सनलाइट जो है ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता है, नॉर्थ की तरफ सनलाइट क्या हो जाता है, शिफ्ट करता है। तो आप समझना मार्च के बाद अप्रैल में जैसे जैसे आता है, जब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता है तो ये साउथ का जो ट्रेड विंड है ये भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करने लगता है, ये भी सूरज के साथ साथ नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता है। और जब सूरज साउथ की तरफ शिफ्ट करता है तो ये जो उत्तरी गोलार्ध का जो ट्रेड विंड है ये साउथ की तरफ शिफ्ट होने लगता है, क्लियर है। मतलब इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, है ना। एक जोन बनता है जहां पे गर्म पवन, गर्म हवा आके मिलता है और वही गर्म हवा उत्तर की तरफ जाता है, और जब सनलाइट पे डिपेंड करता है। सनलाइट अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ITCZ नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा, और सनलाइट अगर साउथ की तरफ जा रहा है तो साउथ की तरफ होगा। देखिए ये क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहां पे कन्वर्ज हो रहा, मतलब ये दो विंड दोनों तरफ से आ रहा है, कन्वर्ज हो रहा, मतलब यहां पे आके क्या हो रहा है, एक तरफ से मिल रहा है। तो आप समझना, चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड का डायरेक्शन क्या होता है, राइट साइड होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड होता है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ज्योग्राफी क्लास में, आप ट्रेड विंड को पढ़िएगा, शायद एटमॉस्फेयर के क्लास में मैंने इसको बताया है, तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये साउदर्न हेमिस्फीयर का विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगा तो ये राइट साइड मुड़ जाएगा, ये किधर होगा, राइट साइड मुड़ जाएगा। इसे देखिएगा, जो मॉनसून विंड जो है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जब यही वाला विंड आप देख रहे हैं, या साउथ ईस्ट से जो विंड आ रहा है वो क्या हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाने से साउथ वेस्ट से फिर आपका नॉर्थ ईस्ट तक, तो ये वाला देखिए डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन होता है मॉनसून का, इसलिए मॉनसून को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। तो यहां पे मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये जो ITCZ, ये जो जोन बन रहा है, इसी जोन से सनलाइट के ऊपर शिफ्ट होने से ITCZ भी क्या हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और जब ITCZ ऊपर शिफ्ट होता है तो ये हमारे भारत में इस क्षेत्र को और ज्यादा गर्म कर देता है और लो प्रेशर को और ज्यादा स्ट्रांग कर देता है। तो आप समझना, तो ITCZ के स्ट्रांग होने से, ITCZ के आगमन होने से मॉनसून बहुत अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसको लो प्रेशर बना देता है। अब हवा हाई टू लो बहुत आराम से क्या होगा, शिफ्ट होगा, क्लियर है। तो आप ध्यान रखना, जेट स्ट्रीम, अगर कौन सा जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अगर एक्टिव है भारत में, उधर से है ना बहना, आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा, मार्च के बाद से अप्रैल के आसपास देखिएगा बहुत गर्म पवन आपको महसूस होगा। और जब गर्म पवन महसूस होगा तो आप खुद समझ जाइएगा, अच्छा ये जेट स्ट्रीम है ना, लगता है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये बहना शुरू हो गया, अब लग रहा है। क्योंकि देखिए मार्च के बाद भारत को गर्म होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर गर्मी नहीं आ रहा है, बहुत लोग खुश हो जाता है गर्मी नहीं आ रहा है इसमें, आप खुश मत होइए, आप दुखी हो जाइए, क्योंकि अगर अप्रैल महीना आ गया और गर्म नहीं हुआ है भारत, इसका मतलब मानसून बहुत लेट से आने वाला, और मानसून लेट से आएगा या मानसून खराब आएगा तो फिर क्या होगा, कृषि खराब होगा, फसल खराब होगा, फिर से हमारे किसान भाई क्या होंगे, आत्महत्या करेंगे। क्योंकि आप देखिए भारत में आत्महत्या बहुत ज्यादा करते हैं किसान, है ना। तो आप समझना, एक तो ऋण जाल में फंस जाते हैं, ऊपर से मानसून नहीं आएगा तो वो परेशान होकर क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसे देखिएगा, अप्रैल महीना में शिमला में बर्फबारी अगर कभी कभी होता है, पूरा बर्फबारी हो रहा है, आपके दोस्त गए वहाँ वीडियो कॉल कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, देखो तुम है ना बिहार झारखंड यूपी में सड़ रहा गर्मी में, देखो हम शिमला में बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, तो खुश हो रहा है, आप दुखी हो जाइएगा, क्योंकि आप क्या बोलिएगा, नहीं इस महीने में इतना बर्फबारी होना सही नहीं है, इसका मतलब मानसून लेट से आएगा। देखिए आप कभी कभी क्या देखते हैं, अब मैं आपसे एक कंडीशन रख रहा हूं, जेट स्ट्रीम ठीक ठाक है,
ITCZ एक्टिव है ना, तब भी देखिएगा मॉनसून खराब आ जाता है। मतलब जेट स्ट्रीम होने के बावजूद, ITCZ एक्टिव होने के बावजूद फिर बारिश क्यों नहीं होता है? ये तो अच्छा फैक्टर है। कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि ITCZ जेट स्ट्रीम सब एक्टिव है, बारिश अच्छा होगा, बोला हाँ अच्छा होगा। लेकिन अगर आपसे इस तरह पूछ दे कोई इंटरव्यू में कि कभी कभी क्या देखा गया है, इसके एक्टिव होने के बावजूद भी बारिश अच्छा नहीं होता, इसका क्या वजह है? तो इसका वजह है, अब आपको अगला फैक्टर समझना है, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वो क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पछुआ विक्षोभ, है ना। वो क्या है? पछुआ विक्षोभ, ठीक है। अब देखिए पछुआ विक्षोभ क्या होता है। पछुआ विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? ये चक्रवात है, क्लियर है? ये क्या है? चक्रवात है, साइक्लोन है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, इसका भारत में आगमन वेस्ट से होता है। एक साइक्लोन ठंडा का समय में वेस्ट से इसका आगमन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये लगभग नवंबर या दिसंबर के महीने में आता है। ये चक्रवात जो है भारत में लगभग नवंबर या आजकल दिसंबर थोड़ा लेट से आता है, दिसंबर के महीने के आसपास आप मान के चलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या होता है? भारत में आगमन होता है, क्लियर। अब देखिएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, इसका जो भारत में आगमन होता है, इससे क्या होता है? भारत का जो क्षेत्र होता है ये क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसे देखिएगा नवंबर के महीने में जो ठंडा भारत में रहता है वही ठंडा भारत का क्लाइमेट है। अगर बाहर से कोई फैक्टर प्रभावित ना करे तो देखिए जैसे होता क्या है, आप देखिएगा दिसंबर महीना आते आते मिड ऑफ दिसंबर जैसे होता है तो अचानक से ठंडा बढ़ जाता है, अचानक से। तो गांव भर में लोग कहते हैं ना कि कनकनी बढ़ गया, है ना। अचानक से क्या हुआ? अभी तो सब ठीक चल रहा था, अचानक से कनकनी बढ़ गया। तो जो अचानक से कनकनी बढ़ता है, जब लोग कहे कि देखो अचानक से कनकनी बढ़ गया, कल तक तो ठीक था, आज कनकनी बढ़ गया, तो वो तो गांव में लोग इस टर्म का यूज करेंगे, कनकनी। आप टेक्निकल टर्म का यूज करना, आप बोलना इसका मतलब भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आगमन हो चुका है। क्योंकि ये क्या करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मैं आपको बताता हूं। जैसे मानिए इंडिया है और ये वेस्ट से इंडिया में आया और ये हिमालयन क्षेत्र है, और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आता है ये भूमध्य सागर से आता है, और उधर से जो आता है ये भी पानी का अंश लेते हुए आता है, एक चक्रवात होता है और ये हिमालय से टकराता है और दिसंबर के महीने में ये बारिश करवाता, बर्फबारी करवाना शुरू कर देता। मतलब आप समझना, देखना कभी कभी देखना दिसंबर जनवरी के महीने में पूरा बर्फबारी होता है, पूरा बारिश होता है हिमालय के क्षेत्र में। इसका क्या वजह होता है? इसका वजह होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आगमन होने के बाद जब हिमालय से वो टकरा के बारिश करवाता है तो ये जो क्षेत्र है इसको बहुत हाई प्रेशर जोन बना देता है। देखिए मैंने क्या बताया, गर्मी के समय में ये लो प्रेशर बन रहा है, लेकिन ठंडा का समय में क्या हो जाता है? हाई प्रेशर बन जाता है। ठंडा के समय में क्या होता है? हाई प्रेशर बन जाता है, क्लियर है। तो हाई प्रेशर जोन जब ये बन जा रहा है ठंडा के समय में, तो आप एक बात ध्यान रखना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर फरवरी मार्च तक लौट के चला गया, फरवरी तक अगर चला गया या मार्च तक भी चलो चला गया, शुरू मार्च में, तो ठीक है। लेकिन अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर अप्रैल तक एक्टिव है तो ध्यान रखना मॉनसून टाइम पे नहीं आएगा। मॉनसून आएगा लेकिन लेट से। इसे देखिए कभी कभी जो मॉनसून का टाइम होता है उससे लेट होता है, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, कभी कभी लेट से मॉनसून। कभी कभी देखना जून जुलाई में उतना बारिश नहीं होगा लेकिन अगस्त में बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगा। इसका मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत दिन तक एक्टिव है। इसलिए मैंने बोला कि शिमला में जब अप्रैल के महीने में बर्फबारी होगा तो आप समझ जाना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है और हमारा मॉनसून खराब आने वाला है। इसलिए अपने दोस्त को बोल देना कि तुम इतना खुश मत हो कि मॉनसून खराब आएगा, क्लियर है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है अगर एक्टिव है समर में, याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि समर में अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, पछुआ विक्षोभ एक्टिव है, तो आप बता देना कि ये हमारे इंडियन मॉनसून के लिए अच्छा संकेत नहीं है, ये हमारे इंडियन मॉनसून के लिए अच्छा संकेत नहीं होता, क्लियर है। तो आप ध्यान रखना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के भारत में आगमन के बाद क्या हो जाता है? अचानक से ठंडा बढ़ जाता है। मतलब वही जो मैंने बोला कि कनकनी बढ़ जाता है अचानक से। तो जैसे अब गांव घर के लोग जब बोले आपके, है ना, आपके पापा, आपके चाचा कोई बोले कनकनी बढ़ गया, तो आप बता देना अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या हो गया? भारत में अटैक कर गया, हिमालय से टकरा गया, क्लियर है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक कारक होता है जो इंडियन मॉनसून को क्या कर देता है? खराब कर देता है। तो आप समझ में आ रहा है, जेट स्ट्रीम, ITCZ सब एक्टिव होने के बाद भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर लेट तक एक्टिव है तो ये मॉनसून को खराब कर देगा। चलिए इसके अलावा और क्या फैक्टर है? इसके अलावा और फैक्टर होता है एल नीनो। क्या होता है? एल नीनो। और एक हम लोग पढ़ेंगे लानीना, है ना। चल जल्दी से इस 2 फैक्टर को भी हम लोग देख लेते हैं। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो एक गर्म जलधारा है। एल नीनो क्या है? एक वाटर करंट होता है ना। और एल नीनो जो होता है ये साउथ अमेरिका के पेरू, एक कंट्री है पेरू में प्रशांत महासागर में इसकी उत्पत्ति होती है।
एल नीनो की उत्पत्ति हर 5 से 7 साल में होता है। ये हर वर्ष इसकी उत्पत्ति नहीं होती, याद रखिएगा। एल नीनो हर वर्ष नहीं आता है, एल नीनो 5 साल 7 साल के अंतराल पे एल नीनो का आगमन होता है। क्लियर है? अब एक बात ध्यान रखना, एल नीनो का जब आगमन होगा, मैंने आपको बताया पेरू तट पर इसका आगमन होता है। ये एक हॉट वाटर करंट होता है। ये क्या होता है? एक हॉट वाटर करंट, गर्म जलधारा होता है। और एल नीनो जब हर 5-7 साल में आता है तो देखिए होता क्या है कि एल नीनो के आगमन के बाद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वो पूरा गर्म हो जाता है, क्योंकि ये क्या है? गर्म प्रदेश, गर्म जलधारा होता है। एल नीनो क्या होता है? गर्म जलधारा होता है। तो आप एक बात ध्यान रखना, एल नीनो के आगमन के बाद प्रशांत महासागर का क्षेत्र गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है पेरू तट पे वहां पे जो मछुआरे लोग होते हैं उनके लिए बड़ा खुशी का समय आता है। एल नीनो जब आता है मछुआरे वहां पे खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि गर्म जलधारा की वजह से मछलियां जो है वो मरने लगती, तड़पने लगती, वो फिर आप देखना किनारे में आना शुरू हो जाती है। और जैसे वो किनारा में आती है, मछुआरे के लिए मछली पकड़ना क्या होता है? आसान होता है, और वो उस साल बहुत ज्यादा अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो वो लोग मानते हैं एल नीनो का दरअसल जो ओरिजिन होता है वो लगभग मिड ऑफ दिसंबर में होता है या लास्ट ऑफ दिसंबर में होता है, लगभग 25 दिसंबर के आसपास होता है। इसलिए उन लोग का मानना है कि ये कौन है? ये जीसस है, ईसा मसीह। इसलिए इसको एल नीनो को चाइल्ड क्राइस्ट कहते हैं। एल नीनो को क्या कहते हैं? एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है चाइल्ड क्राइस्ट, मतलब बच्चा, है ना। एक बच्चा का आगमन हुआ, एल नीनो का मतलब ही होता है ना, छोटा बच्चा, है ना। तो एक बच्चा का आगमन हुआ, और बच्चा जो है, कौन बच्चा का आगमन हुआ? ईसा मसीह, क्योंकि उस समय 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस होता है। और वहां के मछुआरे मानते हैं कि ये क्रिसमस का क्या है? गिफ्ट है, और ईसा मसीह हमको क्रिसमस का गिफ्ट दे रहे हैं, और मछली इतना सारा मिल गया, अब हम लोग राजा हो गए। लेकिन एल नीनो आने के बाद पेरू के जो मछुआरे हैं वो तो खुश हो जाते हैं, लेकिन कहीं खुशी और कहीं गम। भारत के लोग दुखी हो जाते हैं। भारत के लोग दुखी क्यों हो जाते हैं आप समझिएगा, क्योंकि एल नीनो जो है वो प्रशांत महासागर से धीरे धीरे वो हिंद महासागर, इंडियन ओशियन तक पहुंच जाता है। और इंडियन ओशियन में जब ये गर्म जलधारा पहुंचेगा तो इस इंडियन ओशियन को पूरा लो प्रेशर में बदल देता है। तो आप समझना, जब ये लो प्रेशर में, इतना ज्यादा लो प्रेशर में बदल जाता है कि यहां का जो विंड है ये इधर ना जा करके इधर को शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। इस क्षेत्र में ये विंड शिफ्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि विंड का डायरेक्शन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, और जहां पे ज्यादा एक्टिव लो प्रेशर होगा उसी क्षेत्र में क्या होगा? विंड का डायरेक्शन आएगा। तो आप बताओ, जब यहां से विंड इधर की ओर आने लगेगा तो ये विंड इधर तो जाएगा नहीं, वो छिट-पुट जाएगा, तो उस साल बारिश होगा नहीं। तो इसलिए देखिएगा, एल नीनो अगर एक्टिव होता है तो भारत में ये गम का दिन होता है, और माना जाता है कि वो उस साल क्या होगा? सूखा पड़ेगा, है ना। उस साल क्या होगा? ड्रॉट होगा, सूखा होगा, और फसल नष्ट होगा। क्लियर है? तो आप एक बात ध्यान रखना, एल नीनो हमारे इंडियन मॉनसून के लिए अच्छा नहीं माना जाता। क्लियर है? लानीना क्या होता है? देखिए, एल नीनो का ही ठंडा रूप लानीना है। लानीना को हम लोग, लानीना का शाब्दिक अर्थ होता है गर्ल चाइल्ड, है ना, छोटी बच्ची। माना जाता है कि गर्ल जो होती है वो शांत होती है, ऐसे वो चंडी का भी रूप ले सकती है, लेकिन माना जाता है वो क्या शांत है। तो लानीना जो है वो इसी एल नीनो का ठंडा रूप को हम लोग क्या कहते हैं? लानीना कहते हैं। मतलब लानीना जो है ये एक ठंडा जलधारा होता है। और आप समझना, जब यहां पे एल नीनो एक्टिव है, जब एल नीनो एक्टिव है, और वही एल नीनो जब धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग लानीना कहेंगे। और लानीना इंडियन मॉनसून के लिए क्या होता है? भारत में बारिश कराएगा कि नहीं? बहुत ज्यादा बारिश करा, बाढ़ ले आता है। मतलब एल नीनो से सूखा पड़ जाता है, और लानीना से क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाता है। तो लानीना क्यों बाढ़ आता है? क्योंकि ये जो लो प्रेशर बना था ये अब क्या बन जाएगा? ये लो प्रेशर बन जाएगा हाई प्रेशर, और एक स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बनेगा, और यहां से एक स्ट्रॉन्ग तरीके से भारत में क्या होगा? मॉनसून विंड क्या होगा? एंट्री करेगा, और भारत में अच्छा खासा क्या होगा? बारिश होगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है एल नीनो और लानीनो। अच्छा, एल नीनो क्यों आता है, इसकी उत्पत्ति क्यों होती है, इसका अभी तक सटीक कारण हम लोग को समझ में नहीं आया, इस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो लेकिन ध्यान रखना, एल नीनो जो है ये क्रिसमस के समय में आता है और 5-7 साल के अंतराल पर आता है। इसलिए मैंने क्यों बोला कहीं खुशी कहीं गम, क्योंकि वहां के मछुआरे बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, है ना। और यहाँ पे भारत में क्या होता है? उससे नुकसान होता है। क्लियर है? तो ये सब फैक्टर था साउथ वेस्ट मानसून का। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मानसून क्यों आता है, साउथ वेस्ट मानसून का क्या फैक्टर है, और किस वर्ष कैसा बारिश होगा, आप फैक्टर को देखकर समझ जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।